कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा जंगल कितना खतरनाक है, कहाँ नाला है, कहाँ पानी है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ सड़क है और कहाँ सड़क नहीं है। इसका सर्वे नहीं हो पाया, इसकी जानकारी नहीं है। और नारायणपुर का 70% एरिया यही है, उसमें भी हमारे जवानों को इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है जिसका जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इसके इतर जब ये जवान, क्योंकि एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, 1000 से ज्यादा की तादाद में हमारे जवान उस जंगल में पहुंचे थे, जो जगदलपुर से भी थे, जो बीजापुर से थे, जो नारायणपुर से थे, जो कोंडागांव से थे। इन 4 जिलों के जवानों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन पूरा हुआ, 5 वर्दीधारी माओवादियों को मार गिराया गया। एक जवान, हमको भी क्षति हुई और एक जवान उसमें शहीद हो गया डीआरजी का। उसके बाद ये जवान अपने अपने बेस कैंपों में, क्योंकि जब जहां से पार्टी या जहां से बटालियन या जहां से फोर्सेस बुलाई जाती है, वो ऑपरेशन के बाद वहां वापस लौट जाती है। तो इस तरीके से जो ये जवान हैं, ये अपने अपने बेस कैंपों में वापस लौट रहे थे। और जब वापस लौट रहे थे तो नक्सलियों को, चूंकि देखिए सबका अपना एक लोकल नेटवर्क होता है, इसको इस तरीके से समझिए, हमारे जवानों का भी लोकल नेटवर्क है। और बीते दिनों यदि आप जाएंगे तो हमको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। कभी 29 माओवादी, कभी 18, कभी 10, कभी 15, बहुत बड़ी तादाद में हमने माओवादियों को पीछे ढकेला है, मारा है और हमने उस पर विजय पताका फहराई है। लेकिन एक इनपुट के आधार पर देखिए, नक्सलियों का भी अपना लोकल नेटवर्क है। और जो अभी संतोष जी कह रहे थे और इससे पहले जो कह रहे थे, एक बात साफ है कि ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उपलब्धि मिल रही है, हम इससे पहले इन तरह की खबरें देखते थे, सुनते थे और हम भी उसमें शामिल होते थे कि हमने इतने जवानों को खो दिया, ऐसा हो गया। ये बहुत समय बाद नक्सलियों ने ये बताने के लिए, जताने के लिए कि हाँ हम हैं, हम हैं, ये मत सोचिए। क्योंकि जब इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते हैं और नक्सलियों को लगातार लॉस हो रहा था, तो नक्सलियों को भी अपने कैडर को ये बताना है कि आप चिंता मत कीजिए, हम खत्म नहीं हो रहे हैं, हम यहाँ पर डटे हुए हैं। ठीक है चाहे दीपक, मैं आ रहा हूं आपके पास, और भी जानकारी मुझे आपसे लेनी है। मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ चुके हैं। सर, हम जब ये समझते हैं कि अब नक्सलियों के खिलाफ जो है वो अब हम सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे ऑपरेशन सफल होते नजर आ रहे हैं और नक्सल मुक्त भारत की जो संकल्पना है वो अब साकार होगी, तभी कोई ऐसा मेजर ब्लो जो है वो हमारे सुरक्षा बलों को लगता है। 9 जवान शहीद हुए हैं। सर माफ करें, मैं इस नैरेटिव से सहमत नहीं हूं कि वो बौखला गए हैं। अगर वो बौखला गए हैं तो उनकी बौखलाहट में हम अपने जवानों को शहीद होते हुए देख लें। पॉइंट। यही बात तो कश्मीर में कही जाती है बार बार कि वो बौखलाहट में कर रहे हैं, बौखलाहट में कर रहे हैं। भाई उनकी बौखलाहट हुआ करे, लेकिन हमारा अगर एक जवान भी शहीद होता है, इसका मतलब हमारे लिए तो जो हमारे ट्रेनिंग दी, जो हमने पैसा खर्च किया, उसका नुकसान होता है सर, उसके परिवार के लिए नुकसान होता है। और यहाँ एक दो नहीं, 9 जवान, और 9 ऐसे जवान भरी जवानी के अंदर जिनका खत्म हो जाना, यानी कि ये देश के लिए एक बड़ी क्षति है। अब मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जब किसी ऑपरेशन का क्रेडिट बड़े ऑफिसर को दिया जाता है तो डिसक्रेडिट भी उसे दिया जाना चाहिए। जो लोग छाती पीट के कह रहे हैं कि हमने, और ये ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि पुराने समय के मुकाबले बहुत ज्यादा चेंज आया है, बहुत सारे नक्सलवादियों को मारा गया है और हमने क्रेडिट भी दिया है, हम बोलते रहे हैं सीआरपीएफ के टॉप लीडरशिप को भी और सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज को भी कि यस इट इज हैपनिंग गुड। लेकिन अब जब डिस्क्रेडिट हुआ है, तब क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि साहब 9 जवान एक साथ कैसे जा रहे थे? हमारे यहाँ ऑपरेशंस के अंदर कुछ ऐसे फेजेस हैं जिसमें ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, जिसे अटैक के बाद कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन फेज। उस एक्सप्लॉइटेशन फेज में ऐसे ही रिटर्निंग फेज हम खास तौर से जाने का रास्ता, आने का रास्ता अलग अलग रखते हैं, ताकि किसी को पता ना लगे कि हम किस रास्ते से लौटेंगे। और जब इस किस्म के एरिया में, जिसको आप खुद कह रहे हैं अबूझ बाढ़, यानी कि जिसके बारे में पता नहीं है, वहां पे हम इकट्ठे होकर तो नहीं चल सकते। जब हम चलते भी हैं तो हम पेट्रोलिंग के रूप में चलते हैं, हमारे सिपाहियों के बीच में डिस्टेंस होता है। अब वो डिस्टेंस अगर मेंटेन होगा तो हो ही नहीं सकता कि नौजवानों को एक साथ मार दिया जाए। और कैसे? इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। अब इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस गिलास में भी हो सकती है, लोटे में भी हो सकती है, टिफन में भी हो सकती है, प्रेशर कुकर में भी हो सकती है, जमीन के अंदर भी हो सकती है।
वेरी हेल्प। अच्छा, फिर वो एक्सप्लोसिव डिवाइस ऐसी भी हो सकती है कि उस पर वजन पड़ेगा तो वो फटेगी, या उसमें टाइमर हो सकता है। टाइमर इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, वजन पड़ा होगा। जब वजन पड़ा होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कंटिन्यूअस सरफेस में कोई इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस दबा दी गई हो और उसका चलते हुए चौकन्ने आदमी को पता ना लगे कि यहाँ देयर इज समथिंग डिफरेंट। लिहाजा मैं इसे कहूंगा, इट इज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रिकॉशन, एंड दैट शुड हैव बीन टेकन। और उसको प्रिकॉशन को टेक करने के लिए हु इज रेस्पॉन्सिबल? वो जवाब ये नहीं बहुत जिसकी इंपॉर्टेंट डेथ। सवाल सर आपने उठाया और मैं अपने रिपोर्टर दीपक विश्वकर्मा से चाहूंगा कि वो इसका जवाब भी दे। दीपक, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है जो कि शायद पूछा भी जाना चाहिए कि इतना बड़ी संख्या में जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि नक्सल मुक्त भारत की तरफ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जो जवानों की कैजुअलिटी है इसके लिए आंसरेबल भी तो जो है वो लोग ही हैं। देखिए, किसी को दोषी ठहराना या किसी इस तरह की चीजें जो हैं, क्योंकि जो ग्राउंड पे लड़ रहा है उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और करेक्ट। जो अभी सर कह रहे थे उसको भी मैं सुन रहा था। देखिए, आप थोड़ा पीछे जाइए, आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो मैंने इसी बस्तर में देखा और अपने आंखों से करीब से देखा है कि हमको बहुत उपलब्धियां मिली हैं। कभी हमने 28 माओवादियों को, कभी 29, कभी 10, कभी 12, और हमारे एक भी जवान की कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये जो कैजुअलिटी हुई, क्योंकि जिस मोड में पहले नक्सली लड़ रहे थे उस मोड में अब हमारे जवान आ गए, वो अंदर मांद में घुस के मारने लग गए। लेकिन जब जवान लौट रहे थे, और जिस आईडी का जिक्र किया जा रहा है, देखिए नक्सली एक डेटाबेस रखते हैं जिसको वो मेंटेन करते हैं। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, नक्सली एक डेटाबेस रखते हैं जिसको वो मेंटेन करते हैं कि कौन सा आईडी कहां प्लांट किया गया है और कौन सा आईडी किस तरीके से प्लांट किया गया है और किस तरीके से ब्लास्ट होगा, उसकी क्षमता क्या है। कई जब हमारे जवान जंगलों के भीतर कई किलोमीटर तक जाते हैं तो वो वहां पर ये देखते हैं कि कोई आईडी तो नहीं है, वो उनके पास जो उसको ट्रैक करने वाला रिकॉर्डर और तमाम सारी चीजें रहती है, वो उसको देखते हुए जाते हैं। और आए दिन खबरें आती हैं बस्तर के सुदूर अंचलों से, सुदूर जंगलों से, कि इतने किलो का आईडी बरामद हुआ जिसको निष्क्रिय कर दिया गया, इतने किलो का ये बरामद हुआ इसको निष्क्रिय कर दिया गया। तो ऐसे ही आप देखिए, पक्की सड़क है, उस पक्की सड़क पर आईडी रहना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और जो जिस नक्सली के नेटवर्क की बात की जा रही है, ये उसके नेटवर्क का एक हिस्सा है जिसको उसने अंजाम दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो सबसे मौजूदा स्थिति है या जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यही है कि नक्सलियों का भी एक अपना लोकल नेटवर्क है जिसके आधार पर, क्योंकि वो बौखलाए, इसको नकारा नहीं जा सकता कि वो बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से उनको खदेड़ा जा रहा है। यही अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर जिस तरीके से लगातार आ रहे हैं, एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, लगातार अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं, लगातार वो सुदूर उन अंचलों में जा रहे हैं जहां आज से पहले कोई गृह मंत्री नहीं गया है। ये मेरे सामने की बात है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, सुनी वो सुनाई बात है, इंटेंशन मैंने तो खुद साफ करीब तौर से पर एक नजर आता है दीपक। मैंने बात को एक बार इससे कोई देखिए, असहमत नहीं अमित होगा शाह उस दीपक, जगह इससे गए। कोई असहमत नहीं होगा कि वो इंटेंशन तो साफ तौर पर नजर आता है। मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़ गए। बख्शी सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, नौजवान शहीद हुए हैं, नंबर्स बढ़ भी सकते हैं, नक्सलियों को लेकर सरकार लगातार ऑपरेशन चला रही है और संभवतः 1 साल के अंतराल में सबसे बड़ा डैमेज है जो शायद नक्सलियों ने हमें पहुंचाया है। जी दीपक, आप बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से दूर सुदूर प्रांत तक पहुंच रहे हैं और वो जो टारगेट उन्होंने सेट किया है उसको अकम्प्लिश करने के लिए वो हर सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए, कुंवरती एक गांव है जिसको नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप कहा जाता है, जहां नक्सली ट्रेनिंग दिया करते थे। वहां तक छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री विजय शर्मा वो गए। अमित शाह ने एक बैठक में उनकी तारीफ की कि मेरा गृह मंत्री वहां तक चला गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने इसी बस्तर में बहुत करीब से देखा है कि हमारे जवानों को मार दिया जाता था, घर में घुस के गला रेत दिया जाता था, जो मोहल्ले के बाजार लगते थे उसमें कोई पीछे से आता था गला काट देता था। उन सबके बीच नक्सलवाद पर जिस तरीके से लगाम लगाई जा रही है, लगाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार नक्सलियों को मारा जा रहा है, क्योंकि लगातार नक्सलियों को मारा जा रहा है, लगातार नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा है। उन सब में इस तरीके की कायराना करतूत, क्योंकि
क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति में यह है कि सरकार ने एक लक्ष्य तय कर दिया है कि भाई हम मार्च 2026 में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त बस्तर कर देंगे। यदि इस तरीके का लक्ष्य लिया जा रहा है और उसमें देश का गृह मंत्री वहां जाता बिल्कुल, है, वो इंटेंशन तो साफ तौर पर नजर आता है। प्रफुल्ल बख्शी सर मेरे साथ जुड़ गए, वहां पर रुकता है। ठीक है दीपक, आप बने रहिए, और भी अपडेट्स आपसे लेंगे। प्रफुल्ल बख्शी सर, मेरे पास एक डेटा है जिसके मुताबिक 2020 में 43 सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, 2021 में 50, फिर 2022 में 16, 2023 में 32 और 2024 में 18 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। यानी नंबर्स जो हैं वो रैपिडली डिक्रीज हो रहे हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी जो टारगेट 2026 सेट किया है होम मिनिस्टर अमित शाह ने, क्या वो चैलेंजिंग नजर आता है इन परिस्थितियों में जब इतनी बड़ी कैजुअलिटी, जो साल की शुरुआत में ही 9 सुरक्षा बलों के जवान हमारे शहीद हुए नक्सलियों के इस आईडी ब्लास्ट में? टीपी त्यागी सर, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दीजिए। प्रफुल्ल बख्शी सर जब हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़ जाएं, पीसीआर तब थ्रो कीजिए। जी 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 मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बात अभी पहले बताई, अभी कुछ उससे पहले जिक्र कर रहे थे बौखलाहट का। पहली बात तो ये कि मैंने युद्ध लड़ा है, मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही हूँ और इंजीनियर से हूँ, और इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और माइंस और बारूद के बारे में जानकारी रखता हूँ। नहीं सर, आप बिल्कुल, हमने आपको आमंत्रित भी इसलिए किया क्योंकि आपका वो एक्सपीरियंस है। वो दीपक जो कहना चाह रहे थे, उनका इंटेंशन ये था कि सरकार बिल्कुल सजग है और अकाउंटेबिलिटी तो जैसा कि आपने कहा बिल्कुल बनती है। मैं सरकार से ज्यादा जो सवाल उठा रहा था वो